उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। तो ये क्वेश्चन चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, चाहे एमपीटेट वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को जांचिए कि आपने कितनी अच्छे से तैयारी कर रखी है। तो इसमें से आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत, ये काउंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो रोज़ मिलती रहे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक काल के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया। आधुनिक काल के गद्य काल की संज्ञा दी है। क्या है फ्रेंड्स? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है, मतलब आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1 है गणपति चंद्र गुप्त ने, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी है राम कुमार वर्मा ने, और 4 है भागीरथ मिश्र ने। तो बताओ फ्रेंड्स, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, भागीरथ मिश्र ने। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या होगा आंसर? तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। क्या दी है? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए, राम कुमार वर्मा ने गद्य काल को क्या कहा है? बताइए फ्रेंड्स, मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की के एक विशेषता यह है कि, क्या है फ्रेंड्स? हिंदी के आधुनिक काल की काव्य की एक विशेषता यह है कि, यह ऑप्शन नंबर 1 है यह जनजीवन के साथ चला, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करुण रस को प्रधानता मिली, इसमें जीवन के विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को स्थान मिला, और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो बताओ फ्रेंड्स, क्या होगा इसमें? हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता यह है कि, फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देखिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आने वाले हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? यह जनजीवन के साथ चला। क्या आधुनिक काल का काव्य क्या है? जनजीवन के साथ चला, इसमें करुण रस की प्रधानता मिली, इसमें जीवन के विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को स्थान मिला, है ना। तो उपरोक्त सभी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे, ना। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे चलते हैं हम। तो क्या है हमारा? आधुनिक काल के काव्य में क्या है फ्रेंड्स? आधुनिक काल के काव्य में क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कविता खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, मतलब आधुनिक काल के काव्य में क्या हो रहा था, है ना। तो वो क्वेश्चन है ये, समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कविताएं ब्रज भाषा में ही लिखी जाने लगी। ऑप्शन नंबर 3 है कविताएं केवल अवधि में ही लिखी जाने लगी। ऑप्शन नंबर 4 है कविताएं ब्रज व अवधि में लिखी गई। तो बताइए फ्रेंड्स, आधुनिक काल के काव्य में कौन सी किस में भाषाएं लिखी जाने लगी? तो कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, कविताएं ब्रज भाषा में ही लिखी जाने लगी, कविताएं केवल अवधि में ही लिखी जा रही हैं, कविताएं ब्रज व अवधि में लिखी जा रही हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स? आधुनिक काल के काव्य में कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। क्या लिखी जाने लगी? कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। पहले किस में लिखी जाती थी? ब्रज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में, आधुनिक काल की रचनाओं में क्या था फ्रेंड्स? देखिए, ऑप्शन है हमारे राष्ट्र गौरव जगा, राष्ट्रीयता उजागर हुई, समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई, उपरोक्त सभी। तो बताओ क्या होगा इसका? आधुनिक काल के काव्य रचनाओं में गौरव, राष्ट्र गौरव जगा, राष्ट्रीयता उजागर हुई, समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई, उपरोक्त सभी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में राष्ट्र गौरव जगा, राष्ट्रीयता उजागर हुई, समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई, उपरोक्त सभी, यानी कि राष्ट्र, मतलब वो राष्ट्र के लिए भी भावनाएं जागृत हुई, राष्ट्रीयता भी उजागर हुई, और समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई आधुनिक काल में, ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बने रहिए आप इसमें, है ना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर? प्रारंभिक गद्य की भाषा थी। प्रारंभ में मतलब गद्य की क्या भाषा थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर 2 है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर 3 है अवधि, ऑप्शन नंबर 4 है ब्रज भाषा। तो बताओ फ्रेंड्स, प्रारंभिक गद्य की भाषा थी,
तो ऑप्शन नंबर ए क्या अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर 2 है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर 3 अवधि, ऑप्शन नंबर 4 ब्रजभाषा। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा होगा। प्रारंभिक गद्य की मतलब प्रारंभिक में गद्य की भाषा क्या आती, तो प्रारंभिक में हमारे गद्य की भाषा थी फ्रेंड्स ब्रजभाषा। ब्रजभाषा क्या आती, प्रारंभिक में गद्य की भाषा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फ्रेंड्स प्रारंभ में तो ब्रजभाषा थी गद्य की, लेकिन बाद में क्या हुई ये कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन सी भाषा हुई बाद में, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी साहित्य में गद्य ये क्या है फ्रेंड्स, गद्य हैं, ये टाइपिंग एरर हो जाता है। क्या है ये गद्य, क्या है ये गद्य, अरे सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ना, आप समझना। क्या है ये गद्य, ओके। तो क्या है ये गद्य, है ना। तो हिंदी साहित्य में गद्य का विकास पद्य के साथ साथ हुआ। ऑप्शन नंबर 2 है पद्य से पहले हुआ, पद्य के बाद हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स हिंदी साहित्य में गद्य का विकास कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है पद्य के साथ साथ हुआ, या पद्य से पहले हुआ, पद्य के बाद हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास पद्य के बाद हुआ। क्या हुआ, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास क्या है, पद्य के बाद हुआ। तो उस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3, है ना। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3। हाँ तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बने रहिए इसमें। देखिए अपनी तैयारी को जांचिए परखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है। क्या है फ्रेंड्स, हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है। तो हमारा है ऑप्शन नंबर 1 है 84 वैष्णवन की वार्ता में, ऑप्शन नंबर 2 है चंद वर्णन की महिमा में, और ऑप्शन नंबर 3 है पद्य पुराण में, ऑप्शन नंबर 4 है शुक सागर में। तो बताइए फ्रेंड्स हिंदी में गद्य का प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना रूप किस ग्रंथ में मिलता है ना। हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है, मतलब सबसे पुराना रूप कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो हमारे ऑप्शन है स्क्रीन पे बताइए कौन सा आंसर होगा। 84 वैष्णव की वार्ता, छंद वर्णन की महिमा में, पद्म पुराण में, सुख सागर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। तो हिंदी में गद्य की प्राचीनतम रूप सबसे पहले हमारा किसे मिलता है, वो है 84 वैष्णव की वार्ता में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। तो बताइए फ्रेंड्स छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है, तो आप ये कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, है ना। छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है। नेक्स्ट है हमारे आधुनिक काल में ब्रजभाषा स्थान किसने ले लिया। क्या है फ्रेंड्स, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का मतलब अब आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान किसने लिया, तो है खड़ी बोली, राजस्थानी, डिंगल, अपभ्रंश। तो बताइए फ्रेंड्स आधुनिक काल में खड़ी ब्रजभाषा का स्थान किसने लिया। तो इसका आंसर क्या होगा, आधुनिक काल में ब्रजभाषा, पहले ब्रजभाषा में लिखा जाता था, फिर क्या हुआ आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान किसने लिया, वह खड़ी बोली ने लिया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है फ्रेंड्स हमारा 9। तो क्या है आधुनिक कुल मिलाकर, क्या है फ्रेंड्स 9 में आधुनिक काल में, क्या है फ्रेंड्स कुल मिलाकर, क्या है काल भी है यहाँ फ्रेंड्स, टाइपिंग एरर हो जाता है ना। तो आप समझ लेना, आप तो वैसे ही समझदार है बहुत ज़्यादा। तो आधुनिक काल क्या है, आधुनिक काल में क्या है फ्रेंड्स, आधुनिक काल में क्या है कुल मिलाकर, क्या है आधुनिक काल में कुल मिलाकर क्या था। ऑप्शन नंबर है पद्य और गद्य बराबर लिखा गया, पद्य अधिक लिखा गया, गद्य अधिक लिखा गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स आधुनिक काल में कुल मिलाकर क्या लिखा गया, पद्य और गद्य बराबर लिखा गया, पद्य अधिक लिखा गया, गद्य अधिक लिखा गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, गद्य अधिक लिखा गया। आधुनिक काल में क्या है, गद्य अधिक लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो आप बन ही जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य, ये क्या है फ्रेंड्स हिंदी, इसको काट दो यहाँ से, गद्य लिख देते हैं, ये टाइपिंग एरर हो जाता है ना। हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया। तो क्या है फ्रेंड्स, ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया। तो मतलब हिंदी ईसाई पादरियों ने हिंदी के गद्य के प्रसार में मतलब प्रचार प्रसार करने में किस प्रकार योगदान दिया। तो ऑप्शन नंबर है हमारा उन्होंने गद्य लेखन पर पुरस्कार दिए, स्वयं हिंदी में गद्य लिखा, बाइबिल, ये एक फ्रेंड्स बाइबिल का हिंदी अनुवाद और उसे बांटा, उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। हाँ हिंदी ईसाई पादरियों के किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया। तो ऑप्शन नंबर है
उन्होंने गद्य लेखन पर पुरस्कार दिए, शुभ हिंदी गद्य में लिखा, बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा। उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपका इसमें। तो ईसाई पादरियों ने हिंदी में गद्य का प्रसार, बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा। इस तरह से क्या उन्होंने बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो होते हैं आपके 10 क्वेश्चन। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके कितने सही हुए, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एमपी टेट 1 हो, वर्ग 2 हो। तो फ्रेंड्स, अंत से लेकर शुरू तक बने रहने के लिए और आप सभी को धन्यवाद। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट करके मुझे बताइए। और शुरू से लेकर अंत तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।